तो इन दैट केस सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। यस, लेकिन यस। हुँ। उसी तरह कर्ण का विजय धनुष दे दूं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा धनुष अपने हाथ में रखी हैं कि जो हुँ, जो हुँ, उसको हुँ। धारण किया वो कभी हारेगा ही नहीं। वो बात कर्ण पर ही लागू होती है। तो आप उठ के जा सकते हो, आप योगा कर रहे हो और बहुत स्वस्थ जो है खाना ले रहे हो या फिर कोलेस्ट्रॉल वाला कोई फूड नहीं ले रहे हो। हुँ, जैसे मान लीजिए आपने अगर 5 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट बनाया एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो कम से कम 3 तो ऐसा होगा जहाँ पर एनसीईआरटी झाँकने की भी ज़रूरत नहीं है, छूने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन भी रिकमेंडेड है, लेकिन सबसे टॉप पर साइंस के बच्चों के लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल रहता है। हुँ, हुँ। उसके बाद सोशल साइंस के बच्चे के लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल है। फिर कुछ हद तक मैथ वाले बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन मैथ वाले बच्चे प्राइवेट ऑथर की बुक सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11-12 का ओके। मैथमेटिक्स। तो सर बेसिकली आपने बीएड प्रिपरेशन टिप 1, टिप 2 में आपने चर्चा करी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेप शुरू करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे आपको किस तरीके से रिसोर्स मटेरियल्स को अप्रोच करना चाहिए। और टिप 2 में ही आपने एक बात कही थी कि बुक्स वगैरह के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। सर एनसीईआरटी एक ऐसी किताबें हैं ना जिन्हें हम रीड बिटवीन द लाइन्स करते हैं, यानी सिर्फ लाइनों को नहीं पढ़ते, उनके अंदर का क्या मतलब है, उन 2 बातों में वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या एनसीईआरटी से पढ़ के उसके बाद एमसीक्यू लगाया जा सकता है या फिर किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़े? थोड़ा-सा आप इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है कि कौन-सा नोट्स या बुक वगैरह रेफ़र करें। तो इन दैट केस सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। यस। लेकिन एनसीईआरटी लेना ऐसा है कि अर्जुन का धनुष जो है गांडीव जो था, जी, अगर मैं जी। बच्चे से ये कहूँ कि तुम गांडीव ले लो, तो तुम हुँ। अर्जुन नहीं बन जाओगे, ठीक है? यस। हुँ। उसी तरह कर्ण का विजय धनुष दे दूँ तो ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा धनुष अपने हाथ में रखी हैं कि हुँ, जो हुँ, उसको हुँ। धारण किया वो कभी हारेगा ही नहीं। वो बात कर्ण पर ही लागू होती है। यस। उसी तरह एनसीईआरटी की बुक्स हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ लें तो क्या उससे भला होगा, नहीं होगा, हमको फलाना यूट्यूब पर और फलाना टीचर ने किसी ने रिकमेंड किया है। ये हुँ, बिल्कुल हुँ। कुछ वैसी बात है कि मैं कहूँ कि कोलेस्टेरोल रिच फूड कम खाओ, शुगर कम हुँ। खाओ और यस। सुबह-शाम योगा करो, सुबह-शाम की हवा लाख रुपए की दवा। तो क्या मैंने कुछ गलत सजेशन दिया? इससे नहीं, कोई बिल्कुल। नहीं, नहीं, नहीं। बच्चा तो हमेशा एक स्वस्थ महसूस करेगा ही, लेकिन बात हुँ, ये है कि क्या आप वो रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो? हुँ। सुबह-शाम आप उठ के जा सकते हो, आप योगा कर रहे हो और बहुत स्वस्थ जो है खाना ले रहे हो या फिर कोलेस्ट्रॉल वाला कोई फूड नहीं ले रहे हो, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ एनसीईआरटी का रिकमेंडेशन है, उसको रिकमेंड करना बहुत सेफ और बहुत ईज़ी है। हुँ, लेकिन वाक़ई में उसको पढ़ के रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना, वो क्वेश्चन मार्क है हमारे आगे सबसे बड़ा कि ये कैसे होगा? तो कोई भी जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए सिर्फ़ ये बात सुन लेना कि एनसीईआरटी से मेरा काम हो जाएगा क्या? और तमाम जो प्रीवियस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब भी बहुत ज्ञान देते हैं। हुँ। कि अरे! मैं तो एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा था, उससे हो गया था। देखो यार, वो एनसीईआरटी पढ़ के कैसे यूज़ किया था और तुम उस चीज़ का कैसे यूज़ करोगे, दोनों 2 अलग बातें होती हैं, ठीक है? तो अगर वाक़ई में किसी को सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ना समझना है कि किस लेवल तक हेल्पफुल रहेगा, तो एनसीईआरटी पर आने से पहले पहले तो आप कुछ बातों को ना क्रॉस चेक करिए जो मैं कह रहा हूँ, आप खुद बहुत कनेक्टेड फ़ील करोगे मेरे से। हुँ, जैसे मान लीजिए आपने अगर 5 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट बनाया एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो कम से कम 3 तो ऐसा होगा जहाँ पर एनसीईआरटी झाँकने की भी ज़रूरत नहीं है, छूने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी मोड में। जैसे यस। मान लीजिए कोई बच्चा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई बीएड का पेपर दे रहा है। जी, डज़न्ट मैटर क्यों देखना है तुमको एनसीईआरटी? सही बात है, उसमें 20:30 क्वेश्चंस रहते हैं। कि टीचिंग इंग्लिश, एप्टीट्यूड है, रीज़निंग, रीज़निंग है एंड जनरल रीज़निंग। अवेयरनेस है, तुमको क्यों चाहिए यस, एनसीईआरटी? ज़रूरत ही नहीं है। तुमको आईबीबीएड का पेपर देना है, 25 क्वेश्चन रीज़निंग का है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन 25 का टीचिंग जनरल अवेयरनेस। टीचिंग एप्टीट्यूड, 25 जनरल अवेयरनेस है, तुम्हें क्यों चाहिए एनसीईआरटी? तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, हुँ, ठीक है? उसी तरह जामिया का पेपर उठा लीजिए। जामिया के पेपर के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो केवल लूसेंट जीके वाली बुक पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। आप जामिया का पेपर उठा के देखिए, जितना हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, जितना पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है, जितना बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछा है, वो सब आप लूसेंट जीके का बुक उठा के भी देख लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। हुँ, तो डिपेंड करता है कि जो लोग कह देते हैं बीएड के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, पहले तो भाई तुम चेक करो तुम कौन-सा एग्ज़ाम देने वाले हो, किस तरह का उसमें पेपर आता है। वहाँ पर हुँ, एनसीईआरटी का क्या काम है भी कि नहीं है, ठीक है? तो जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे सीयूईटी वाला पेपर दे रहे हैं, उन पे एनसीईआरटी वाली बात ज़्यादा लागू होती है। उसको भी मैं हायरार्की के ऑर्डर में सेट करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो साइंस का बच्चा पेपर दे रहा है, जो सीयूईटी में सीओक्यूपी 06 वाला कोड का यूज़ करके जो बच्चा पेपर दे रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में बीएड साइंस से एडमिशन ले रहा है, सीओक्यूपी 06 वाला पेपर कोड दे रहा है, ऐसे बच्चों के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ऐसे लोग क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है साइंस की, उनको वो लेना चाहिए। क्लास 9, 10th, 11th और 12th 4 साल की एनसीईआरटी एकदम चाट डालिए, एग्जाम्पलर पूरा लगा डालिए, एकदम कट टू कट डायरेक्ट डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन आपको वहां से फंसता हुआ देखने के लिए मिलेगा पेपर में डायरेक्टली। जी, जी। ठीक है। अ, सर लेकिन यहाँ पे ना सवाल थोड़ा-सा ये आ जाता है कि ये जो अभी आपने पूरी चर्चा करी एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर की, ये बात तो 0-6 तक ही सीमित रह जाएगी और उसमें भी बच्चे कितने कैटर हो गए। अगर थोड़ा-सा बाय एंड लार्ज पे हम चर्चा करें कि उसमें आईपी भी समा जाए, आरआई भी समा अरे जाए। नहीं, पेपर स्ट्रक्चर देखिए ना, पेपर में पूछ ही नहीं रहा है। आईपी के पेपर में पूछ रहा है 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, का 25 हुँ, क्वेश्चन इंग्लिश का। तो हुँ। अब इंग्लिश सीखने के लिए तुमको एनसीईआरटी के थोड़ी ना उठाने की जरूरत है। अब पूछ रहा है जनरल अवेयरनेस में, नॉर्मल बेसिक से जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है, उसके लिए एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ने जाएगा कोई। ठीक है, यस। इस लॉजिक को यूज करिए। ठीक है, तो जो साइंस का बच्चा है उसके लिए हायरार्की में सबसे ऊपर है। उसके बाद सोशल साइंस के बच्चों के लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन जो सोशल साइंस पेडागोजी वाले बच्चे हैं वो लूसेंट जीके की बुक से भी काम चलाएंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज हुँ, हुँ। एनसीईआरटी उनके लिए भी रिकमेंडेड है। लेकिन सबसे टॉप पर साइंस के बच्चों के लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल रहता है। हुँ, हुँ। उसके बाद सोशल साइंस के बच्चे के लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल है। फिर कुछ हद तक मैथ वाले बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन मैथ वाले बच्चे प्राइवेट ऑथर की बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 11-12 का ओके। मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे सीयूईटी का बीएड का पेपर दे रहे हैं, सीयूटीपी 07 वाला पेपर कोड दे रहे हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, वो 11-12 का प्राइवेट ऑथर्स का भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो भी उनका काम बन जाएगा। वहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने लैपलास वगैरह से भी देखा है, वो सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। हुँ, वो हुँ। सब उस तरह के हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वो सब अगर आपको आता है, प्रोबेबिलिटी आपको आती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आता है, हुँ, ठीक है, तो हुँ। वो पेपर में अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। उसमें वो हुँ, आरएस हुँ। अग्रवाल, एमएल अग्रवाल वगैरह की बुक भी आती है, वो सब भी रेफर हुँ, करते हैं हुँ, क्लास में, हुँ। तो काम चल जाएगा। वहां पर एनसीईआरटी भी वो यूज कर सकते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी में थोड़ा और मतलब एनसीईआरटी से हट के भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे को, क्योंकि मैथ वाले पेपर में इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरह उसके बाद जो है सोशल साइंस के बच्चे, जो इनका मैं भी बात कर रहा था, सोशल साइंस के बच्चे एनसीईआरटी ले सकते हैं, कुछ हद तक उनको हेल्पफुल होगा। नई एनसीईआरटी लेना चाहते हैं तो लूसेंट जीके का बुक ले सकते हैं, वो हेल्पफुल होगा। फिर लास्टली हम आते हैं लैंग्वेज का। ठीक है, आप तो खुद डेली वेट्स पर लैंग्वेज का काम देखती हैं, सीयूक्यूबी 05 का आपको आइडिया होगा कि उसमें 25 क्वेश्चन संस्कृत से पूछता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछता है, 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछता है। तो इसी साल दिल्ली बाइट से 2024 में अच्छे खासे बच्चे सेलेक्टेड हैं हु हैड नो यस। आइडिया अबाउट एनसीईआरटी। प्रिया मैम ने संस्कृत हिंदी जितना कंटेंट दिया उतना भी पर्याप्त था। अब ये नहीं कि तुम संस्कृत सीखने के लिए जाओगे कक्षा 6 से एनसीईआरटी पढ़ने, क्योंकि देखिए भाषा सीखने के लिए क्लास 12 का बुक नहीं उठा सकते हो। हुँ, भाषा सीखने के लिए तुमको बहुत जीरो वाला बुक उठाना पड़ेगा, बहुत बेसिक सा बुक उठाना पड़ेगा। हुँ। तो अब ये होता है कि हमको संस्कृत का 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, इन दैट केस आपको अवॉइड करने की जरूरत है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले पेपर देखना होगा, किस तरह का पेपर स्ट्रक्चर है, फिर आदमी जो है हवा-हवाई तीर उठाए कि एनसीईआरटी ठीक है कि नहीं है। अरे यार, जिस एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा हम क्यों उठाएँगे? तो सबसे पहले आप देखो, जैसा प्रिपरेशन टिप 1 में मैंने सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट 5 अलग-अलग संस्थाओं का लक्ष्य लेके चलें, 5 अलग-अलग एग्जाम्स का। उन 5 एग्जाम में तुम देखोगे कि 2 से 3, 2 तो ऐसे हैं जिनका एनसीईआरटी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है? 3 भी कह लीजिए, जामिया भी कह लीजिए, कुछ हद तक आप उसमें पढ़ सकते हैं, यूज़फुल है जामिया में, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। सीयूईटी का पेपर दे रहे हो तो हायरार्की सेट कर लीजिए। साइंस में 100% हेल्पफुल देखने के लिए मिलेगा एनसीईआरटी। सोशल साइंस में 50-50 है, ठीक है, पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, मतलब पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ लूसेंट जीके से भी काम चल जाएगा। मैथ में भी अगेन 50-50 है, आप देखिए। और लैंग्वेज में आई वुड रादर से कि हाँ, मतलब आप देख सकते हो 25 टू 30% तक एनसीईआरटी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से मतलब पेपर वाइज स्टूडेंट को देखना चाहिए, और पहले सिलेबस देखिए। ऑल्सो पीवाईक्यूज भी यहाँ पर देख लें तो वो मेरी बात से समझ पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब बात ज्यादा सही है, इंस्टेड की सिर्फ किसी क्वालिफाइड स्टूडेंट ने बोल दिया कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, या किसी यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो। ये इतना सेफ है ना, इतना सेफ है इसको बोलना कि एनसीईआरटी पढ़ लो, कि उसका कुछ नुकसान तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा सुबह शाम योगा करो और बाहर वॉक करने जाओ और कोलेस्ट्रॉल फूड मतलब, तो हाँ उसका कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा हो ना हो। ठीक है, फायदा हो ना हो। ओके। सर बेसिकली ना यहाँ पे आपने थोड़ा पेपर वाइज़ एनसीईआरटी को डिस्कस करा। मैं एक तरीके से एक स्टूडेंट के तरीके से मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। सपोज़ मेरा लैंग्वेज है पेडागोजी, ठीक है? लेकिन मैं एट द सेम टाइम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, उसके भी बीएड का मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ और उसका जो पेपर स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं न कहीं जो इन जनरल बीएड का पेपर पहले था, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, वो पूरा का पूरा मिक्स आता है। तो मेरे लिए एनसीईआरटी को कितना मैं इग्नोर करूँ, एनसीईआरटी को कितना मैं लेके चलूँ,
अगर इस टाइप के जैसे टेस्ट का अगर मैं बात करूँ बीएड एमएड का, उसका पेपर स्ट्रक्चर भी अगर आपको मालूम होगा, वो भी इन जनरल उसी हिसाब से आता है। तो ऐसे केस में जिस हिसाब से आपने हायरार्की बताई कि जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा वो, या फिर वो इग्नोर भी कर सकते। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम एनसीईआरटी ना छुएँ, सिर्फ़ पीवाईपीज़ पे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे हम रिलाय करके और उस हिसाब से रिसोर्स मटेरियल क्लासेस वगैरह चूज़ करें, तो किस हिसाब देखिए, से चीज़ें बैठेंगी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत पिन पॉइंटेड, एकदम बुल्स आई पर हिट करने के लिए, एकदम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। जी। ठीक है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता है कि क्या सारा कुछ पढ़ना है, उसको डर रहता है कुछ ऐसा ना हो जो सिलेबस से बाहर का पढ़ लें। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो एनसीईआरटी तो इन जनरल भी आप पढ़ ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। हुँ। मैंने ये नहीं कहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी अच्छी है कि बुरी है। अरे मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं एनसीईआरटी को जो है जज करूँ। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। मैं बात कर रहा हुँ। हूँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मेक थ्रू करके कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्या करने की जरूरत है। ठीक है, हुँ। मेरा गोल बहुत क्लियर है। ठीक है, मेरा गोल बहुत क्लियर है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कि सर तमाम ऐसे पेपर आते हैं जिसमें लेट से आपने एएमयू का एग्जांपल ले लिया, मैं उससे बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ, लेट से जामिया का एग्जांपल ले लो। ठीक है, ओके। जामिया में आपको 30 क्वेश्चन साइंस वाइंस का भी देखने के लिए मिल जाएगा, यस। 30 हुँ, हुँ। क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन सोशल साइंस का देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट 40 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग का देखने के लिए मिल जाएगा, 10-20 क्वेश्चन लैंग्वेज का देखने के लिए मिल जाएगा। हुँ, तो हुँ। आप पूछ रही सर वहां पर एनसीईआरटी पढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक हुँ, है, हुँ। जहां पर मैंने बोला कि हाँ 50-50। हुँ, देखो हुँ। 50-50 क्यों कह रहे हैं? जो बच्चा इस बात को देख रहा है, आप खुद सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। यार तुम हो सोशल साइंस के, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? अब जी, तुमसे भी 30 क्वेश्चन साइंस पूछेगा। जी। तुम जिंदगी भर साइंस से भागे, तुम इधर-उधर आके सोशल साइंस में पढ़े या जो भी हुँ, कारण से आप सोशल साइंस चूज़ किए, सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं रहा है। इज़ इट सीरियसली पॉसिबल कि सोशल साइंस वाला बच्चा अचानक से 2-4 महीने में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के नाम पे क्लास 11-12 का साइंस का बुक उठाएगा, साइंस का एग्जाम्पलर उठाएगा और उसको सॉल्व कर लेगा? नहीं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि यार फिर तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट आ रहा है, क्या उसमें गारंटी है क्या कि तुम 100% सही करने वाले हो? क्योंकि जो तुम्हारा खुद का डोमेन सब्जेक्ट है, अगर उसमें तुम 100% नहीं सही करने वाले हो, तो हुँ, बाकी में कैसे करोगे? सही बात है। ठीक है? इस बात को समझिए, कोई बच्चा सोशल साइंस का वो कैसे पढ़ने वाला है साइंस? हुँ, और कोई बच्चा एकदम कोर साइंस का है, उसको एमएलए, एमपी का डिफरेंस नहीं पता है और वो पॉलिटिकल साइंस का 11th-12th का बुक उठा ले या फिर हिस्ट्री में उसको बैटल ऑफ पानीपत का उसको डेट नहीं पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसा हुआ, आप उसको ये कह रहे हो कि एनसीईआरटी उठा लो, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 4 महीने बाद। हुँ। ठीक है? अब if एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी read between the lines, then it also requires lot of time, because यस। हाँ, it is not a simple reading कि बस बच्चा खोल के किताब पढ़ रहा है और क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, क्रिकेट का कमेंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। ठीक है? ये चीज है। तो कहने का सेंस है कि हमको ना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा उस विद्यार्थी का। देखिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आके बस ऐसे ही कुछ भी रिकमेंड कर दिया, खुद पढ़े ना हो, ना पढ़े हो। एज़ अ टीचर मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि जो जी। स्टूडेंट का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब सोशल साइंस का एनसीईआरटी तो वो बच्चा उठाएगा जो साइंस साइड से पढ़ा होगा। अब वो थोड़ा बहुत इधर-उधर सरकारी नौकरी की तैयारी किया होगा, तो एटलीस्ट उसने हाँ। सोशल साइंस की एनसीईआरटी खरीद रखी होगी। नहीं तो भाई तुम सोशल साइंस से एनसीईआरटी लाओगे 2-3 महीना तो उसी में लग जाएगा पढ़ने में। हुँ, और पूरा पढ़ने के बाद गारंटी क्या है कि कर लोगे पेपर में। ठीक है? और उसी तरह सोशल साइंस वाला बच्चा है, हुँ। मतलब सोशल साइंस वाले हो, जी। आप सोचो, दिमाग खोल के सोचो, तुम फिजिक्स का 11th-12th का बुक उठाए हो, एनसीईआरटी का, बायो का बुक सही उठाए हो, सही बात है। एग्जाम्पलर उठाया है तुमने केमिस्ट्री का। मतलब और वो हाँ, मतलब ये ना उसको एग्ज़ैक्टली लगेगा कि चाइनीज़ में कोई बात लिखी हुई है, जापानीज़ में कोई बात लिखी अरे है। समझ में आ भी रहा हो तो भी यार टाइम भी तो देखना है, कितना टाइम है। वो जो किताबें कहा जा रहा है उसको तो खत्म करने में 6 महीने साल भर लग जाता है यार। करेक्ट। ठीक है, बात ये है, ठीक है, हमको इस हिसाब से सोचना है कि अगर पेपर 180 नंबर का है, लेट्स से जामिया का पेपर 180 नंबर का है, हुँ। तो मेरा सिलेक्शन 110 क्वेश्चन पर हो जाएगा। हाँ, हमको कैसे 110 सही करना है? क्योंकि ज्ञान लेने का समय दूसरा है। ज्ञान लेने का समय ऐसा है कि ये पॉडकास्ट मत देखो, अपना चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ते रहा करो साल भर पूरा सदाबहार। सदाबहार। जी, हाँ, हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी अपना रीड कर रहे हैं, वो पढ़ते जी। रहो। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बीएड की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ ना, तुम उसके सिलेबस की रिगार्डिंग बात कर रहे हो ना, तो तुम किताबों को उठाओ। अगर आप कह रहे हो कि सर मैंने एएमयू का पेपर देखा, मैंने जामिया का देखा, मैंने टेस्ट का देखा, हुँ।
कि बीएड एमएड जहाँ इंटीग्रेटेड होता है, तो अगर पेपर में 10 क्वेश्चन साइंस का पूछ रहा है, हाँ तो भाई ऐसे तो आईपी के पेपर में अगर बोलता है कि 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, हुँ, और आरआई के पेपर में बोलता है कि 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, तो जनरल अवेयरनेस में 2 साइंस का भी क्वेश्चन डाल सकता है कि विच इज द हुँ, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है। यस, हुँ, अब कोई है कि स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन समझने के लिए हमको जो है साइंस पढ़ना पड़ेगा क्या? अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरा दूर का आंख खराब है, तो तुमको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि इनको मायोपिया है। ओके, हाँ, 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 हाँ। मतलब सही कहने का बात। मतलब ट्यूशन वाले बच्चे को बात पता होना चाहिए कि अच्छा पास का देख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया है। अच्छा ये हुँ, दूर का देख रहे हैं तो अच्छा ये कॉन्केव लेंस यूज़ करते होंगे, पास के लिए हुँ, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये कहो ये पढ़ने के लिए हमको पूरा फिजिक्स में जाना पड़ेगा और हम लेंस और रे ऑफ लाइट ये सब पूरा पढ़ने वाले हैं। भाई आई डोंट थिंक डोंट अगर मैटर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा गौर से करें, तो ऑफ़न लोग साइंस छोड़ते हैं इसी कारण से। ऑफ़न मतलब जी, चॉइस जी। ठीक है कि चॉइस भी हो सकता है, लेकिन ऑफ़न लोग इस कारण से छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात का समझ पहले से होना चाहिए, और सबसे पहले ज़रूरी है कि पीवाईक्यू ज़रूर अगर उठाएँ, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस और पेपर देखें, फिर बोलें कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कौन-सा किताब लेना है, नहीं लेना है। और मैंने पहले भी रिकमेंड कर रखा है प्रिपरेशन टिप 2 में कि भाई तुम पूरा सिलेबस उठाओ और लिखो। हुँ, देखो इस एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। अब उन सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज़ देखना शुरू करो कि कौन से बुक से पढ़ना है। सिंस ये काम बहुत मेहनत वाला है, इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ मत करो। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 बच्चे पढ़ते हैं, 250 हुँ, सीट है। हुँ, 1947 से चला आ रहा है एजुकेशन का डिपार्टमेंट। आज भी 250 ही सीट है। कोई अज्ञानी होगा तो बोल सकता है 348 सीट्स हैं, उसमें 125 सीट्स होम साइंस वगैरह के हैं। हुँ, उसमें हुँ, नॉर्मल हर आदमी एलिजिबल नहीं रहता है। 60 सीट तो केवल यस, प्रोफेशनल्स के लिए ही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। कुल मिला-जुला के 200 सीट ऐसा है जिसमें सभी लोग कम्पीट करते हैं, और 50-60 सीट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। कुल मिला के 300 280-80 के अराउंड सीट बैठ रहा होगा। हुँ, 25,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो सिलेक्शन का रेशियो ही 1% पर आ गया। ठीक है? तो वो सिलेबस निकालिए, टॉपिक वाइज़ देखिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है? वही सही तरीका है। अब तुम चाहो कि सर कौन-सी बुक ले लें, तो इट्स लाइक कि अच्छा हमको कोई एक सिंगल सा सर किताब बता दें कि वो हम खरीद के लाएँ, उसमें सब दिया रहे। हाँ, तो भाई अब तुम सोच लो कि तुम एज़ अ स्टूडेंट सारा पढ़े नहीं हुए हो और तुम एक सिंगल किताब उम्मीद कर रहे हो कोई राइटर जी लिख के दिए होंगे। हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, साइंस भी फर्दर डिवाइडेड है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। साइंस इज़ नॉट जस्ट दैट। इवन एनवायरनमेंट से आजकल क्वेश्चन पूछता है, सेंसस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करंट का भी डाल सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इस बात की समझ ओके। होनी ओके, सर बेसिकली अगर ये तो ख़ैर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आके सवाल करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हम क्या करें एंड ऑल। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना एकदम ब्लैंक होते हैं। उन्हें हम अज्ञानता की श्रेणी में नहीं डाल सकते कि उन्हें वो अज्ञानी है या ऐसा कुछ, लेकिन वो ब्लैंक है। उनके पास सिर्फ़ एक ही बात है कि मैम अब हमें या सर अब हमें बीएड परस्यू करना है। तो अगर उन बच्चों के लिए ऐसी टिप्स रहे कि आप इस तरीके से रिसोर्स मटेरियल चूज़ कीजिए, अगर वो डायरेक्टली डेली बाइट्स को अप्रोच करते हैं, तो सर उन बच्चों के लिए किस तरीके से आप बातों को शुरू करोगे? देखिए, डेली बाइट्स को अप्रोच करने से पहले मैं उनको ये कहूँगा, जी, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, पहला जी। चीज़। हुँ, देखिए, वापस से मैं वही प्रिपरेशन टिप 1 वाली बात रीड जी, करूँगा, रिकैपिचुलेट करूँगा। स्टूडेंट को जी। सबसे पहले 5-6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए, एलिजिबल हो कि नहीं हो, और उसका सिलेबस देखना चाहिए। ये तीनों देखने के लिए डेली बाइट्स यूट्यूब के चैनल पे नाम पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, हुँ, डीयू बीएड, बीएचयू बीएड, आरआई बीएड, जामिया बीएड, ठीक है? इस तरह के सभी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट दिख जाएँगे, ठीक है? हुँ, तो हुँ, लिटरली जाके प्लेलिस्ट देखो, 2 दिन, 3 दिन पूरा प्लेलिस्ट देख कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो, हुँ, लिखो, सिलेबस को नोट करो, क्या हुँ, है, ठीक हुँ, है? फिर अब उनका 1-2 दिन बाद जब सारा बात समझ गए हो कि एलिजिबिलिटी और कैसा काम करता है इनका, अब 1-2 दिन बाद जाओ प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करो। तो प्रीवियस ओके, ईयर पेपर सर्च करने का काम हम लोगों ने सिम्प्लीफाई कर दिया है। डेली बाइट्स का गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप आप डेली बाइट्स का ओपन वो करोगे, उसमें टोटल 8 टाइल्स आपको शो करेंगे। सबसे टॉप वाला बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला टाइल ओपन करो। वहाँ पैसा देखकर डर मत जाना। बस बाय नाउ पर कोर्स पर क्लिक करोगे तो वहाँ तुमको शो करेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल। तो जिस हुँ, भी सब्जेक्ट को ढूँढ रहे होगे उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर तुमको वहाँ मिल जाएगा, पॉइंट 1। हुँ, और साथ में उसको आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसको फीड भी करवा यस, दिया गया बच्चों के लिए कि ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करके चेक कर रहे हैं। हुँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्ज़ैक्टली कहाँ खड़े हो, क्या सिलेबस है, क्या नहीं आता है और क्या सीखने की ज़रूरत है। जब ये हुँ, सारी बातें समझ में आ जाएँ, तो लिटरली जाओ यूट्यूब पे इधर-उधर अपना सर्च कर लो, 2-3 प्लेटफ़ॉर्म देख लो तुमको समझ में आए, ठीक है? और मतलब उसमें आपको एहसास हो जाएगा कि व्हाई वी आर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म, एंड क्योंकि हमें अपने सिलेक्शन को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब व्हाई आई हैव गिवन सो मच ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि
कोई स्टूडेंट हमारे पास प्रिपेयर कर रहा है तो यार प्रिपरेशन से पहले मैं ये नहीं है कि किताब खोल के शुरू हो गया कुछ भी पढ़ाने उसको, मुझे पता है कि उसका एग्जाम क्या है, क्या पिन हुँ, पॉइंट सिलेबस और क्या उसको करने की जरूरत है। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, अदरवाइज तो होगा क्या कि मतलब आप एक बेवकूफ और बन सकते हो, जैसे मान लो डेली बाइट्स के बहुत सारे ओपन सेशन होते हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का एकदम रॉ फीडबैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिना कुछ एडिटिंग उडिटिंग के पुराने गूगल मीट के रिकॉर्डिंग मिल जी। जाएंगे। हुँ। उसमें बच्चे कहते हैं कि सर मेरा डेली बाइट्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, सारी कैसे तारीफ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये लोग पैसा दे के बैठा देते होंगे, अगर वाकई में मैं हुँ, पैसा दे के बैठा देता हूँ तो भाई मैं अपना पीठ थपथपाता हूँ इस बात पे कि मैं इतना पैसा रखा हूँ कि मैं 50 लोगों को देख के बैठा देता हूँ, हाँ तुम माइक ऑन करो, तुम कैमरा ऑन करो, तुम माइक ऑन करो, तुम कैमरा ऑन जी। करो। ठीक है। तो हुँ, ये अपनी आप में भी एक स्टुपिडिटी है, जिन लोगों को नहीं करना होता है हर अपॉर्चुनिटी में उनको स्कैम ही दिखता है। हुँ, ठीक है। तो और अगर ऐसे लोगों को डाउट है यार, तो वाकई में सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डेली बाइट्स का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का व्हाट्सएप ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। इन अ मंथ मेरा एक सिंगल ओपन वेबिनार मीट होता है, आप वहां आकर ज्वाइन कर देख लीजिए। आप जैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन रहते हैं और आपको पता चलेगा कि आपके बैच के, आपके एज ग्रुप के लोग तमाम सारी चीजों को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे वो टीचिंग के फील्ड में एक बहुत बेहतर और सुनहरा करियर बना के दे आर अर्निंग गुड मनी ऑल्सो। येस, दैट्स ट्रू। सर एक आखिरी सवाल, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन बेसिकली, कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए डेली बाइट्स किस तरीके से रिसोर्स मटेरियल या उनके लिए वेबिनार मीट किस तरीके से कंडक्ट करेगा कि उनके दिमाग में ये तक डाउट ना रहे कि हाँ उन्हें एनसीईआरटी भी पढ़ना है तो एनसीईआरटी के किस पन्ने को किस तरीके से पढ़ना है या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है या पीवाईपीज बेसिकली पीवाईक्यूज कैसे देखना है नॉट सर। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हुँ, फ्री वाला एरिया है पूरा। फ्री वाला जी। पूरे एरिया में क्या है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दिया जुड़ जाइए। मंथली डेली बैट्स के वेबिनार वगैरह होता है। सभी फैकल्टीज़ डेली बैट्स के क्वालिफाइड हैं। मुझे 2-3 उसमें गवर्नमेंट टीचर भी हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो आप उसको जॉइन कर लीजिए और जब भी सेशंस वगैरह होते हैं फैकल्टी से डायरेक्ट सिलेबस पर, पेपर स्ट्रक्चर पर, सब पर आप बात कर सकते हैं। हुँ, ठीक है? तो गाइडेंस पूरा आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह पूरा मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सबसे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी एग्ज़ाम पर। ठीक है? हुँ, दूसरा चीज़ कि पढ़ना कैसे? देखो भाई, कोई भी फ्री में टाइम नहीं देगा आपको, ठीक है? ना तो किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स फ्री में काम कर रहे हैं, ना पूरी मतलब दीज़ आर स्टूपिड पीपल हू थिंक दैट देयर आर फ्री लंचेस। ठीक है? देयर आर नो येस। फ्री लंचेस। ठीक है? सम और द अदर वे आपका आज नहीं तो कल वो गला रेत देंगे। ठीक है? हुँ, कहीं न कहीं मतलब कम ऑन, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो जो आप फिर क्या कर सकते हो, डेली वेट से प्रिपरेशन क्लासेस जॉइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई हुँ, बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो आप प्रिपरेशन क्लासेस जॉइन कर सकते हो। डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, खास करके जिन क्लासेस को मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ तो बच्चा रेगुलरली गूगल मीट पर ऑन करके मेरे से मेरी क्लासेस कहने के लिए 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए होती हैं, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे एंड बच्चे बैठ के सुनते हैं। दैट इज़ द स्पिरिट दैट आई प्रोवाइड देम कि आप उस बात को समझिए। दैट इज़ द नॉलेज दैट यू हैव टू गेन बिकॉज़ हुँ, अ नेचुरल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट नीड्स टू बी डेवलप्ड। इवन उस कैंडिडेट का कभी वो सब्जेक्ट ना भी रहा हो, तो भी मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है? तो वो चीज़ है। तो कहने का सेंस ये है कि डेली बाइट्स पे और आप गूगल मीट पर ज्वाइन कर सकते हो और ऑल्सो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के ऐप में नहीं चलती है। डेली बाइट्स का एप्लीकेशन केवल और केवल मॉक टेस्ट नोट्स वगैरह के लिए है। हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ाकर बच्चों को 1000-2000 रुपए फीस करके टाइम पास नहीं कराते हैं। डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस एक फिक्स डेट पर फिक्स शेड्यूल के साथ शुरू होता है। बकायदे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है, वहाँ पर रेगुलरली गूगल मीट का लिंक आता है। बच्चा रोज ज्वाइन करता है, रोज टीचर के साथ बैठेगा, टीचर के साथ बैठ के पढ़ोगे, माइक ऑन करोगे, कैमरा ऑन करोगे, वहीं बात करोगे जैसे आप मेरे से डिस्कस कर रही हैं। बच्चा सीधे क्लास में इस तरह से बात करेगा, जैसे हम लोग यहाँ येस। बात कर रहे हैं, वो इस तरह से क्लास में बात करेगा। ये नहीं कि ऐप में आया है, ये कमेंट करेंगे, सर जी वहां से देखेंगे और बच्चों को कमेंट नहीं दिख रहा है। सर बीच में पॉज करके उनके कमेंट के बीच में रिप्लाई कर रहे हैं और बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है तो कमेंट भी देख रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि 1000 रुपए में ज्वाइन था और सर जी को भी पता नहीं प्रश्न का उत्तर पता है कि नहीं पता है, वो अपने हिसाब से रिप्लाई कर रहे हैं कि कुछ कमेंट का रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। जी, तुम भी शायद नहीं करते क्योंकि 1000 रुपए बैच में ज्वाइन किए थे। हमारे जी, यहाँ बच्चा ऐसे माइक लेके बैठा हुआ है, अगर मैं कुछ भी इधर उधर कम से ज्यादा बताऊंगा तो सीधे ऑन करके कहेगा सर ये क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दैट फ्रीडम हैज इट्स ओन प्राइस। येस। एंड अबव ऑल सिलेक्शन तो दूसरी बात होती है। कोई कैंडिडेट डेलीवेट की प्रिपरेशन क्लास में ज्वाइन करता है, देन देयर इज अ इमेंस अमाउंट ऑफ लर्निंग। ठीक है? तो क्लासेस को लेकर वो है एंड हाँ, ये क्लेम मैं मॉक टेस्ट और नोट्स को लेकर नहीं कर रहा हूँ डेलीवेट। ठीक है? मॉक टेस्ट एक टोटली सेपरेट चीज़ है, वो कोई हुँ, फीड करता है, वो लाइव होता है, सर्वर का एरर होता है, टेक्निकल एरर होता है, बच्चा खुद रजिस्टर नहीं कर पाते हैं सब, ये सब दिक्कत आता है। नोट्स में कहीं प्रिंट में, कभी स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब हो सकता है। क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है? यस। तो उसके लिए डेलीबाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करना होता है डेलीबाइट्स का। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच टू डेलीबाइट्स इफ यू फील लाइक। लेकिन हाँ, जैसा मैंने सारी बात शुरुआत में समझाई, तो हर हुँ, बच्चे को प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं ये चीज कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, आप अपना बात समझिए, रिक्वायरमेंट देखिए, हुँ। और अगर आपको वो सारा चीज नहीं फुलफिल हो रहा है, तो वो आपका सारा रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाएगा। ठीक है? मतलब डेलीबाइट्स वाला वो जॉइन करता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट चेक कर लो। ठीक है? हर बच्चे को उस डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं है या नहीं है। इट्स रेमेडी की ज़रूरत नहीं है हाँ, हाँ। बेसिकली। कोविड में बहुत लोग पैरासिटामॉल से भी ठीक हो जाते हैं, और बहुत लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था, तो भी भाई जो है लोगों के साथ बहुत। नहीं बच पा रहे थे। हाँ, हाँ। तो मतलब आप अपना रिक्वायरमेंट भी देखिए। ठीक है? अपने आप को भी देखिए। Okay. Okay, sir. Thank you so much. This will be all for this session. Again, thank you for your words and